सोहन। मधुसूदन अपने वृद्धापन के कारण काम से निवृत्ति लेने का निर्णय लेता है। सुनो बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मुझसे नौका और नहीं चलाई जाएगी। व्यापार की जिम्मेदारी तुझे लेनी होगी। व्यापार को लेके आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप बस आराम करिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। देखो बेटा, हमारे पास 4 नौकाएं हैं और उनमें माल बराबर जाना चाहिए। ये बात ध्यान में रखना और हमेशा गुणवत्ता वाला सामान बेचना। औरों से कम दाम बेचने से बिक्री भी हमारी अधिक होती है, मुनाफा भी वैसे ही होता है। गुणवत्ता को लेकर तुम इन सब चीजों में कभी समझौता मत करना, वरना औरों की तरह तुम भी हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। हाँ पिताजी, इतने वर्षों से मैंने आपको व्यापार करते हुए देखा है। और एक बात, तुम व्यापार के सिलसिले में कभी भी माया बाजार नहीं जाएगा, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? ठीक है पिताजी, मुझे थोड़ा सामान नौका में चढ़ाने जाना है, मैं वहाँ आता हूँ, आप आराम कर लीजिए। इसके बाद से सोहन ही व्यापार संभालने लगा। कुछ दिनों के बाद मधुसूदन चल बसे। सोहन के दिल में एक आस जगी। मैंने कई बड़े शहर जाकर खूब लाभ कमाया हुआ है। मेरी चारों नौकाओं का व्यापार में उपयोग भी होता है, उनकी समय समय पर मरम्मत भी करवाता हूँ। पर एक संदेह मेरे दिल में रह गया है, पिताजी ने माया बाजार नगर जाने से मना कर दिया मुझे। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? किसी वजह से किया होगा। अब उस विषय में तुम्हें सोचना बंद कर देना चाहिए। मैं इतने शहर घूमा हूँ, उस शहर भी जाने का मन है। हम इस बार माया बाजार चलेंगे, हाँ, देखेंगे कि वहाँ व्यापार कैसे होता है। अरे तेरे पिताजी ने खास मना किया है ना, तो कोई जरूर बात होगी। और वैसे भी वो पराया राज्य, वहाँ नहीं जाते हैं। अरे तुम इतना क्यों डर रहे हो? नुकसान होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा माया बाजार जाना तय है, ठीक है? तेरे पिताजी के देहांत के बाद तूने पता नहीं कितनी बार माया बाजार की बात की है। इस बार हमारा सफर माया बाजार के लिए होगा, नौका तैयार रखना कुमार। इस तरह पिताजी ने जिस माया बाजार में जाने से मना किया था, वहाँ जाने की तैयारी उन दोनों ने कर ली। अरे वाह, कितनी सुंदर नगरी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। नौका से सामान उतारकर हम लोग शहर की ओर चलते हैं, ठीक है? काम तो चलता ही रहेगा कुमार, पहले चलकर शहर घूम कर आ जाते हैं। चल। ऐसा ही था तो हमें सामान लाना ही नहीं चाहिए था, खाली हाथ शहर ही घूम लेते बस। अब इन बातों को छोड़ दे और चल समंदर के पंछी देखते हैं। और वो देख, हंस कितना सुंदर है, समंदर में कितनी मछलियाँ तैर रही है। अगर तू कहे तो मैं इन सबको एक झटके में पकड़ सकता हूँ, समझा? मैं तीर चलाना अच्छे से जानता हूँ, रुक मैं कोशिश करता हूँ। अरे लगता है तीर सही निशाने पे लगा है, पंख में लगा है, इसलिए उड़ने की बजाय समंदर में जा गिरा है। ये कौन है जो सीधा हमारी तरफ चला आ रहा है और तुझे वो गुस्से में देख रहा है? कहीं हंस उसी का तो नहीं था? आने दे, थोड़े पैसे फेंकेंगे तो लौट जाएगा। तूने मेरे पिताजी को मारा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारे पिताजी को क्यों मारूंगा? तुम्हें गलतफहमी हुई है, हम पहली बार इस शहर में आए हैं। अच्छा, लेकिन तूने मेरे पिताजी को मारा है जो समंदर में छटपटा रहे थे। हाँ, तुमने तीर चलाकर जिस हंस को मारा है वो मेरे पिताजी थे। हंस और पिताजी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ, हंस मेरे पिता थे, ये पिछले जन्म की बात है। इस जन्म में हंस के रूप में है, मछली पकड़ने में मेरी सहायता कर रहे थे। मेरे पिता ने सपने में स्वयं आकर मुझे बताया था। हाँ, पर तुमने तीर चलाकर मेरे पिताजी को मार डाला। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मोटी कीमत ऐंठने के लिए कहानी बना रहे हो ना? हाँ? ये नहीं हो सकता। ये लो चांदी का एक सिक्का लो और चलते बनो। तुम चाहे मुझे कितना भी धन दे दो, लेकिन मेरे पिताजी की बराबरी तो नहीं हो पाएगी ना। तुम्हारी शिकायत महाराज से करूंगा। जा हंस को मारा है तो राजा से जाके शिकायत करेगा। जाओ, महाराज तुम्हारी शिकायत स्वीकार नहीं करेंगे। चल कुमार, हम शहर की सैर करते हैं। शहर आते ही अजीब इंसान से पाला पड़ गया। चल यार आगे चलते हैं। पता नहीं अब इस शहर में हमें ऐसे कितने नमूने देखने पड़ेंगे यार, क्या किया? वो जैसे ही शहर में दाखिल होते हैं, एक आदमी उनके पास आता है। बाबू आ गए, बरसों लगा दिए आने में। तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? मेरे पिता को गुजरे 1 वर्ष से ज्यादा समय हो गया। क्या वो चल बसे? भले आदमी थे, सही समय पर पैसे देकर उन्होंने हमारी सहायता की थी। वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे कैसे जानते? मैंने आपको कभी नहीं देखा है, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अगर नहीं जानते हो तो वैसे भी क्या कर लोगे तुम? तुम्हारे पिताजी ने एक कान का गिरवी रखकर मुझे 5 चांदी की मोहरें दी थी। ब्याज मिलाकर अब पूरे 10 चांदी की मोहरें हो गई है वो। आपके कान को गिरवी रखकर मोहरे दिए? लेकिन कोई भला नाकान भी गिरवी रखता है क्या? अरे ये क्या, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बताया नहीं है? वो तो हमेशा इस राज्य में कान गिरवी रखकर ही सबको यहाँ पर कर्ज देते थे।
मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, अब मैं तुम्हें 10 चांदी की मोहरें दे देता हूँ। मुझे मेरा कान वापस कर दो, वरना मैं महाराज से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। बोलो मेरा कान लौटा रहे हो या नहीं? कान वान कुछ नहीं मिलेगा, निकलो यहाँ से, जाओ। देखो अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारा दूसरा कान भी काट लूंगा। अब जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं तुम्हारी महाराज से शिकायत कर दूंगा। यहाँ पे कितने अजीब लोग रहते हैं। वो वहाँ एक हंस को अपना पिता बता रहा है। एक कह रहा है कि कान गिरवी रख के इसने मोहरे ली है। यहाँ मुझे भी कुछ न कुछ गड़बड़ लगती। तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा उसके कान का? किसी ने उसका कान काट दिया होगा, तब से ये पगला गया होगा शायद। क्या पता ऐसे और कितने अजीब गरीब लोग यहाँ पे मिलेंगे हमें। चलो चलते हैं यहाँ से। देखो रात हो गई है और मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगी है। चल ना किसी धर्मशाला में चलकर भोजन करके आराम करते हैं। बहुत थक गए हैं यार, क्या कहता है? कहना क्या है, मुझे भी भूख लगी है। देखते हैं शायद हमें पास में कोई धर्मशाला मिल जाए। इसके बाद वो दोनों वहाँ से ढूंढते हुए एक धर्मशाला पहुँच गए। वहाँ एक औरत इन दोनों को देखते ही बहुत खुश हुई। अरे आ गया तू, कितने साल हो गए तुझे देखे बिना, कितना बड़ा हो गया है तू। तेरे पिताजी कहाँ हैं बेटा? अब आप कौन है? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आप पिताजी को जानती है? कैसे नहीं जानूंगी मैं उनकी पत्नी हूँ। तेरे पिताजी यहाँ पर आए थे, उन्होंने मुझसे गंधर्व विवाह किया था। गंधर्व विवाह? लेकिन उन्होंने कभी मुझे इस विषय में नहीं बताया। आप मुझे कैसे जानती हैं? तेरे पिताजी ने तुझे कुछ नहीं बताया? अच्छा ठीक है, मुझे उनके पास ले चल तू, उसके बाद वो सब कुछ बता देंगे तुम्हें। पिताजी को गुजरे 1 बरस हो गया है। हाय हाय, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तेरे पिताजी ने विवाह के समय मुझे वचन दिया था कि वो मुझे 10,000 चांदी के मोहरे देंगे, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए तुझे ही मुझे 10,000 मोहरे देनी पड़ेगी, और वो भी अभी के अभी। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। कृपया मुझे जाने दीजिए। इतने सालों के बाद तू यहाँ आया है और तुझे छोड़ दूं? ये कैसे होगा? जाने का सोचा भी तो गायब हो जाएगा अपने पिता की तरह। ठीक है, मुझे आज रात भर सोचने का समय दीजिए। मैं कल सुबह आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, कल सुबह मुझे और मोहरे लाकर देना, नहीं तो मैं महाराज से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इसके बाद वो दोनों उस रात उसी धर्मशाला में रुके। ये हम कहाँ फंस गए यार? ये मेरे और पिताजी के बारे में सब कुछ सही कह रही है। क्या पिताजी ने सच में ऐसा वचन दिया होगा? अरे यार, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? जब से हम यहाँ आए हैं तब से यहाँ के सारे लोग ऐसे ही बर्ताव कर रहे। तूने कहा कि तुम्हारे पिताजी यहाँ बरसों पहले आए थे, तो हो सकता है कि तुझे भी यहाँ लाए होंगे जब तू छोटा था। जिन्होंने बचपन में तुझे देखा होगा वो शायद अब तुम्हें पहचान रहे होंगे, इसीलिए सब हमसे ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। इसमें जरूर कुछ षड्यंत्र होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर सच और झूठ का पता हम कैसे लगाएंगे? इस कमरे में मुझे घुटन हो रही है। चलो बाहर खुली हवा में थोड़ी देर के लिए घूम कर आते हैं हम लोग। इसके बाद वो दोनों खुली हवा में बाहर निकलते हैं। कुमार, देखो तो, धर्मशाला वाली औरत वहाँ किसी से बात कर रही है। कौन होगा वो? चल थोड़ा पास से देखते हैं हम, उसे भनक ना पड़े इसका ध्यान रखना है हमें। अरे तूने पहचाना क्या उसे? अरे क्यों नहीं पहचानूंगा, वही है ना जिसने तेरे पिताजी के पास कान गिरवी रखने का दावा किया था। उसके दोनों कान नहीं है। हाँ भैया, लेकिन वो इस औरत से क्या बात कर रहा होगा? अगर 10,000 मोहरे नहीं देगा तो नहीं छोड़ूंगी मैं। क्या उसको तुझ पे संदेह नहीं हुआ? उसने तुझे भी भाव नहीं दिया होगा, है ना? सोच रहा हूँ महाराज से जाकर उसकी शिकायत कर ही दूं। थोड़ा रुक जाओ, शिकायत कर लेना, पहले उससे 10,000 मोहरे तो ले लूं। इस तरह हम नौका में यात्रा करने वाले सभी व्यापारी के बारे में पहले ही जानकारी हासिल कर लेते हैं, ताकि उन्हें हम लूट सके अपने हिसाब से। उस व्यापारी की जानकारी मैंने ही तुम्हें दी थी। जो 10,000 चांदी के मोहरे तुम्हें मिलेगी, उसमें से 100 मोहरे मेरी होगी। पहले बता देता हूँ। मैं क्यों दूं? तुम महाराज से शिकायत करने के बदले उनसे 10,000 चांदी के मोहरे मांग लेना, या फिर उनसे कान मांग लेना। तुम देखना, महाराज तुम्हें इसके बदले मोहरे जरूर दे देंगे, यकीन करो। तुम्हें लगता है महाराज ऐसा निर्णय लेंगे? हैं? महाराज ने आज तक कोई सही निर्णय लिया है? वो तो बस शिकायत करने वाले की बात सुनकर बिना जांच पड़ताल किए ही दंड दे देते हैं। ठीक है, अगर मुझे 10,000 चांदी की मोहरे मिली तो तुम्हारे हिस्से में से मुझे कोई मोहरे देने की जरूरत नहीं है। मैं चलता हूँ, सुबह आऊँगा तो बताना कि तुम्हें उन्होंने मोहरे दी या नहीं, बताना, ठीक है? इस तरह बात करने के बाद कनकटा संजय वहाँ से चला जाता है। रमा भी अंदर चली जाती है। तो ये उनका षड्यंत्र है। तो ये हमारे बारे में पहले से पता कर चुके थे।
तभी तो सब पिताजी के बारे में पूछ रहे थे। हमें तुरंत यहाँ से खिसकना ही होगा। तू सही कह रहा है, हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए, नहीं तो वो 10,000 मोहरे लेकर ही रहेंगे हमसे। पर हम अभी के अभी कहाँ जा सकते हैं? इस गांव में हम किसी को जानते भी नहीं। चल चल, पहले हम यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से कुछ दूर जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इतनी रात हो गई और हम भटक रहे हैं यहाँ पे। बहुत ठंड भी है यार, बर्फ भी गिर रही है यहाँ पे तो। देखो, कोई घर के बाहर बैठा है। उस बाबा से चलकर हम सहायता मांग लेते हैं। बस आज रात को रुकने के लिए बोलेंगे। बाबा, हम व्यापार के सिलसिले में इस गांव में आए हैं। आज रात आपके यहाँ रुकने की जगह मिलेगी? जरूर मिल सकती है बेटा, लेकिन जाने से पहले तुम्हें खुश करना होगा मुझे। बस कल सवेरे तक जगह दे दीजिए। आप खुश हो जाओ, इतना धन आपको दे देंगे। ठीक है, फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं बाहर ही रुक जाऊंगा। तुम दोनों जाकर अंदर आराम कर लो। इस तरह उस रात वो दोनों वृद्ध के घर पर विश्राम करके सुबह उठकर चले जाते हैं। ये लो बाबा, आपको 20 चांदी की मोहरें दे रहा हूँ। इससे अपनी जरूरत का सामान खरीद लीजिएगा। अभी हम चलते हैं। ये क्या है? मैंने नहीं सोचा था तुम मुझे ऐसे धोखा दे दोगे। इस धन से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ हूँ। क्या कहा? आप 20 चांदी की मोहरों से खुश नहीं हुए हैं? ठीक है, आप ही बताइए आपको कितने चाहिए। मुझे 10,000 चांदी की मोहरें चाहिए, तभी मैं जाकर खुश हो पाऊंगा। 10,000 चांदी के मोहरे? धर्मशाला में एक समय का भोजन और वहाँ रात बिताने का सिर्फ 1 मोहर लेते हैं। हम फिर भी 20 मोहर दे रहे हैं, तो आप नाटक क्यों कर रहे हो? उल्टा आप खुश न होकर हमसे ही और ज्यादा निकलवाने की कोशिश। जब वो दोनों वृद्ध से बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर राज सिपाही आ जाते हैं। सुनिए, आप में सोहन कौन है? जी मैं हूँ सोहन। क्या बात है? तुम पर हत्या का आरोप लगा है। मछुआरे सोमेश के पिता की तुमने हत्या की है। उसने महाराज से इसकी शिकायत भी की है। महाराज ने आदेश दिया है कि तुम्हें तुरंत सभा में प्रस्तुत किया जाए। चलो अब। मैंने किसी को नहीं मारा है। वो जानबूझ के मुझ पे ऐसे ही आरोप लगा रहा है। वो झूठ बोल रहा है। इसका विचार महाराज खुद कर लेंगे, और तुम चलो हमारे साथ, वरना तुम्हें जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया है। 10,000 मोहरे बाकी है और मना कर रहे हैं। 20 मोहरे देके खुश करना चाहते हैं। चलिए, मैं भी इनकी शिकायत करता हूँ, तभी इनकी अकल ठिकाने पे आएगी। इस तरह उन दोनों को महाराज के समक्ष खड़ा कर दिया गया। वहाँ मछुआरे के साथ रमा और कनकटा भी उपस्थित था। मछुआरे ने कहना चालू किया, यही है जिसने मेरे पिताजी को मारा है। इसके दंड स्वरूप इसे से कम मुझे 50 चांदी की मोहरें देने होंगी। आप न्याय करें महाराज। हाँ, तुम्हें मछुआरे को मोहरें देकर भुगतान करना ही होगा। हाँ महाराज, मछुआरा झूठ बोल रहा है। मैंने तीर चलाकर एक हंस को मारा था। ये झूठ कह रहा है कि हंस पिछले जन्म में इसके पिता थे, और ये भी सपने में आकर इसके पिता ने बताया कि वो हंस के रूप में जन्म लेंगे। ये कैसी धोखाधड़ी है महाराज, आप समझ रहे हैं? अब आप बताइए, इसका आरोप कितना उचित है? हो सकता है उसके पिता ने सपने में आकर ऐसा कहा। तुम्हें उसे दंड के रूप में 50,000 मोहरें देने का आदेश दे रहा हूँ मैंने जिसकी शिकायत की थी वो यही है महाराज। मुझे कर्ज के जो पैसे लौटाने हैं वो मैं आपको लौटा दूंगा। गिरवी रखा हुआ कान इसे देने के लिए कहिए ना महाराज आप। वो कह रहा है कि कर्ज लौटा देगा, उसका कान उसे वापस कर दो, नहीं तो संजय को दंड स्वरूप 50 चांदी की मोहरें देनी पड़ जाएंगी, या फिर 10 वर्ष का कारावास सहन करना पड़ेगा। तो देख लो महाराज, इसके पिता ने मुझे धोखा दिया है। 15 वर्ष पहले इसके पिता ने मुझसे गंधर्व विवाह कर लिया था और मुझसे ये वादा किया था कि लौट कर आने पर वो मुझे 10,000 चांदी के मोहरे देंगे। अब आज देखिए, ये आकर कहता है कि पिताजी नहीं रहे। 15 वर्ष पहले 10,000 मोहरे, तो आज के हिसाब से पूरे 50,000 मोहरे होते हैं ना महाराज। मुझे इससे मोहरे दिलाकर मेरा न्याय कीजिए महाराज, मुझे बस न्याय चाहिए। बेटा होने के नाते पिता के अधूरे वचन को तुमने निभाया होगा। मैं आदेश देता हूँ कि तुम्हें इस औरत को 50,000 चांदी की मोहरें देनी होंगी। हाँ महाराज, कल रात ये दोनों मेरे घर पे रुके थे और मुझसे वादा किया था कि जाने से पहले मुझे खुश करने जितना धन देकर जाएंगे, पर इन्होंने मुझे धन ही नहीं दिया महाराज। मैं खुश हो जाऊं इसलिए मुझे 50,000 मोहरें चाहिए थी। मुझे न्याय दिलाए महाराज, न्याय दिलाए। जरूर, इसे जल्द ही 50,000 चांदी की मोहरें देकर खुश किया जाए। महाराज, मेरे मित्र सोहन ने किसी भी तरह का किसी से कोई धोखा नहीं किया, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो कह दो कि सबके पैसे लौटा दे। जरूर महाराज, उससे पहले
हमने विशेषकर आपके लिए हमारे राज्य से एक अंगूठी लाए हैं जिसमें जो हीरा जड़ा हुआ है वो बहुत ही बहुमूल्य है। अगर इसे आपने धारण किया तो आपकी गरिमा और भी बढ़ेगी। ये लीजिए महाराज। बहुत सुंदर है। देखो बाबा, महाराज ने जो अंगूठी पहनी है, क्या तुम उससे खुश नहीं हो? बोलो। ये क्या, ये मुझे क्यों फंसा रहा है? अगर मैंने कहा कि नहीं तो महाराज क्रोध में आकर मुझे दंडित कर देंगे। यहाँ महाराज की अंगूठी धारण करने से उनकी शान और बढ़ गई है। मैं बहुत खुश हूँ। देखा महाराज, हमने इस वृद्ध बाबा को खुश कर दिया है। अब हमें इन्हें चांदी की 50,000 मोहरें देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सही कह रहा हूँ ना महाराज? हाँ, अब खुश हो गए हैं तो क्यों धन चुकाना। ठीक है, अब बस बाकियों का धन चुका दो। उसी विषय पर आ रहा हूँ महाराज। महाराज, मेरे मित्र के पिता ने कईयों के कान गिरवी रखकर उन्हें कर्जा दिया है ना? उसमें से संजय का कान कौन सा है हमें पता चला है। इसके लिए संजय को दूसरा कान काट कर देने के लिए कहिए, हमें उसकी पहचान लौटा देंगे। क्या कान काट कर दूं? नहीं, ये नहीं होगा। मुझे तुम्हारी मोहरें नहीं चाहिए। मैं कान नहीं काटूंगा अपना। और हाँ, इस औरत की मांग है न्यायपूर्ण हो, है ना? मेरे पितर के मिता के मरने से पहले ही माँ चल बसी। इनके परंपरा के प्रकार पति के देहांत के बाद अगर पत्नी जीवित है तो उसे सती प्रथा के अनुसार स्वयं को अग्नि में समर्पित करना होता है ना? अगर ये इस नियम का पालन करती है तो ये सारा धर्म इनके बेटे के नाम कर देंगे। बाप रे, सती होना पड़ेगा। मुझसे नहीं होगा ये। मुझे किसी तरह का धन नहीं चाहिए। देखिए महाराज, ये सती प्रथा के लिए बिल्कुल मना कर रही है, यानी ये उनकी पत्नी नहीं है, तो मेरे मित्र को दंड का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। तब बात करें इस मछुआरे के हंस के पिता की, तो मेरे मित्र ने उन्हें जानबूझकर ही मारा है महाराज। वो इसलिए क्योंकि ये समंदर के रास्ते से होकर व्यापार करता है। मरने के बाद इसके पिता मछली के रूप में जन्म लेकर इसलिए समंदर का रास्ता बताते थे। उस हंस ने मछली को वही मार खाया था, इसलिए तो हंस को मारना पड़ा महाराज। इसलिए पिता के बदले पिता और हंस के बदले मछली। तो अब देखिए महाराज, सब कुछ आपके सामने है। न्याय तो मिल ही गया है। बहुत बढ़िया कुमार, बड़ी ही चतुरता से तुमने अपने दोस्त को इन धोखेबाजों की चाल से बचा लिया है बेटा। और एक बात, तुमने सोच समझ के न्यायपूर्ण दंड देने के लिए मुझे बहुत प्रेरित किया है। शाबाश, अब तुम अपने राज्य लौट सकते हो। इन धोखेबाजों को 2 वर्ष के कठिन कारावास का दंड देता हूँ मैं। इस तरह उन धोखेबाजों के चंगुल से छूटकर कुमार और सोहन नौका में सवार अपने राज्य लौट गए। फिर कभी भी उन्होंने माया बाजार नगर की ओर मुड़कर नहीं देखा।